गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे और आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझिए इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टरों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए और समझिए। डेफिनीशन ही डायरेक्ट मैं डेफिनीशन ही आप लोगों को बताता हूँ। यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए ये नियम लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये दो वेक्टर हमें गिवन है। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर यहीं पर से थीटा एंगल पर लगा हुआ है, ये दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है। अब इन दोनों वेक्टरों का परिणामी निकालना है, किससे निकालना है, समांतर चतुर्भुज नियम से। तब हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, इसके पैरेलल लाइन वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। और कहाँ से ड्रा करते हैं, वेक्टर बी के एंडिंग पॉइंट से। मतलब वेक्टर बी का जो पॉइंट है, ये एरो है, यहाँ से हम वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ से पैरेलल वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए। समांतर चतुर्भुज नियम है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, इसीलिए पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, समांतर लाइन बना रहे हैं। और उसकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ इसकी होनी चाहिए। और वेक्टर बी जैसा है, वेक्टर बी के समांतर हम यहाँ पर लाइन बनाते हैं और वो वेक्टर ए के एरो से होकर के जाती है। यहाँ से ये लाइन बनाइए। ये बन गई। अब इनका विकर्ण, ये जो समांतर चतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज क्या हुआ, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर मैंने बनाया है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हैं, इसके मतलब, और ये वाली भी भुजा बराबर और समांतर है, इसके मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की ये दो भुजाएं हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर इस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को प्रदर्शित कर रहे हैं। संलग्न भुजा का मतलब है कि एक दूसरे से लगी हुई भुजा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इनका जो विकर्ण होगा, इनका विकर्ण, ये विकर्ण डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल आर इन दोनों वेक्टरों के योगफल को प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, इन दोनों वेक्टरों के योगफल के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। या ये समझिए कि इन दोनों वेक्टरों के योगफल को प्रदर्शित करेगा, या ये कहिए कि इन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। फिर से हम नियम बताते हैं, फिर से ध्यान समझना है। यदि दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यदि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा, एक दूसरे से लगी हुई भुजा, दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है या उन दोनों वेक्टरों के योगफल को प्रदर्शित करता है। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। If two vector A and vector B are represent the alternate side of the parallelogram, if two vector A and vector B are represent the alternate side of the parallelogram, then its diagonal represent the resultant of these two vectors. तो इसका डायगोनल क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों के परिणामी को, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
If two vector are represent the alternate side of the parallelogram, then its diagonal represent the resultant of these two vectors. Then its diagonal represent the resultant of these two vectors. Clear? अब हम लोग डेफिनेशन लिखे भी हैं, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए। यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है, यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो उनका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। सिंपल सा नियम है कि अगर दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा में लगे हुए हैं तो उनका परिणामी जो होगा उनका विकर्ण होगा। उनका विकर्ण ही उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। अब इसका डेरिवेशन है कि जो परिणामी है उस परिणामी का परिमाण कितना होता है, ये निकालने के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी हटा दे रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन नोट कीजिए और डेफिनेशन नोट करने के बाद यहाँ पर ये डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? ये ही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, प्रूवमेंट करते हैं या फार्मूला निकालते हैं। किसके लिए? परिणामी आर के लिए। परिणामी आर, परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिणाम या परिमाण क्लियर? ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम क्या करते हैं कि इस लाइन को हम डॉटेड से आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर ए को मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्रीकल्चर में तो 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। इस लाइन को हमने डॉटेड से आगे बढ़ा दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा करना है कि इस पॉइंट से सीधा नीचे आना चाहिए। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से मिलाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर का मतलब है कि परपेंडिकुलर एकदम सीधा नीचे आना चाहिए। यहाँ से ड्रा करो परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर सीधा नीचे आए। यहाँ पर कितना एंगल? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब यही है। अब आप लोग देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसी के समांतर वेक्टर ये है और इसे वेक्टर ए को ही बढ़ाया गया है। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी ए और बी, यही ए और बी ही तो है, ये वाला बी है और ये वाला ए है। ए को ही आगे बढ़ाया गया है तो इनके बीच का भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं। इसका मान लीजिए ओ पी क्यू आर एस, ये मैंने नाम दे दिया। अब आप लोग इसमें लिख सकते हो, एक दो लाइन लिख सकते हो कि माना एक वेक्टर है ओ पी तथा दूसरा वेक्टर है ओ एस, या एक वेक्टर ए और वेक्टर बी संलग्न, वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा ओ पी और ओ एस को प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र के अनुसार OP को आगे हम Q तक बढ़ाते हैं और R से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो PQ और QR के बीच का कोण कितना होगा? थीटा होगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज में देखिए, PQR ट्रायंगल में देखिए, इस छोटे से ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं साइन थीटा। क्या लगा रहे हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर हमें पता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। लंब क्या है? QR। लंब क्या होगा? QR। और कर्ण क्या होगा? PR। PR हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू QR अपान PR। PR क्या होगा? वेक्टर बी का परिमाण होगा। वेक्टर बी का परिमाण होगा। तो इसको हम कर सकते हैं वेक्टर बी का परिमाण। हम एक चीज़ यहाँ पर एज्यूम और कर रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के परिमाण को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। मॉड ऑफ बी को हम वेक्टर बी के परिमाण को बी से डिनोट करते हैं। मॉड ऑफ आर को
आर से, मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए है, वेक्टर बी का परिमाण बी है, वेक्टर आर का परिमाण कितना है, आर है। हम ए बी सी रिप्रेजेंट करेंगे। ए का मतलब है मॉड ऑफ ए, बी का मतलब है मॉड ऑफ बी, आर का मतलब है मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पर पी आर हमें लंबाई लेना है, लंबाई ही लेना है, यहाँ दिशा नहीं लेना है, लंबाई लेना है, मतलब वेक्टर बी का परिमाण लेना है, और जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब ये बी है तो ये भी बी होगा, तो परिमाण क्या होगा, बी। यहाँ से अगर देखिए तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा क्यू आर बराबर बी साइन थीटा। क्लियर। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में हम cos थीटा लगा रहे हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस, मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, पी क्यू है, और कर्ण क्या है, कर्ण है पी आर। यहाँ से cos थीटा इजकल टू पी क्यू अपान पी आर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से पी क्यू इजकल टू बी cos थीटा हो जाएगा। पी आर आ गया और क्यू आर आ गया। इतना काम सब लोग कर सकते हो कि इस छोटे से एंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण लगा दीजिए, और क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर इजकल टू बी साइन थीटा, और इसी में कास थीटा लगा दीजिए तो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू बराबर बी कास थीटा। इतना सब लोग कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ओ क्यू आर में, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कर्ण कितना है, कर्ण है ओ आर, कर्ण क्या है, ओ आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है क्यू आर। भाई यही वाला कौन सा त्रिभुज लिया गया है, ओ क्यू आर, ये वाला त्रिभुज लिया गया, पूरा बड़ा वाला, पूरा ट्रायंगल, ये वाला 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ओ क्यू, क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ओ आर का स्क्वायर ऐसे रहने दो, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस ओ से क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ से क्यू जाना है, ओ से क्यू जाने के लिए हम दो स्टेप में जाते हैं। ओ से क्यू जाने के लिए हम दो स्टेप में जा रहे हैं, एक ओ से पी, फिर पी से क्यू। तो ओ क्यू को हम क्या ये लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी क्यू। बिल्कुल, ओ से पी जाइए, पी से क्यू जाइए, इतना और इतना ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा। ओ क्यू के स्थान पर ओ पी प्लस पी क्यू हम लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए, ओ आर, ओ से आर, ओ आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट आर रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम यहाँ पर परिमाण लेंगे तो इसलिए ये हो जाएगा आर, परिमाण ले लिए। ओ ये क्यू आर हम निकाल चुके हैं। क्यू आर का मान कितना है, बी साइन थीटा। क्यू आर का मान है बी साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर ओ पी, ओ से पी तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, और परिमाण लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस पी क्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। पी क्यू का मान कितना है, बी कास थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे इनटू है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी, बी के स्थान पर हो जाएगा बी कास थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सब लोग जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब a और b के स्थान पर b कॉस थीटा। क्लियर, इतना हो गया। अब r बराबर यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, ये वाला टर्म लिखा हुआ है a स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस इस टर्म से, देखिए इस टर्म से और इस टर्म से, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और जब b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। प्लस ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब क्या बचा 2ab कॉस थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला आ जाता है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन करने में आपको कुछ नहीं करना है, छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा लगा दीजिए, एक बार कास थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा लगाएंगे तो आप लोगों का ये लंब आ जाएगा क्यू आर का मान बी साइन थीटा, और कास थीटा लगाओगे तो आधार आ जाएगा पी क्यू का मान बी कास थीटा। क्लियर, फिर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में हमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान रख दो और कर्ण का मान रख दो और दोनों मान रख दो, सॉल्व करो, अपने आप आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर दो वेक्टर हैं किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, अगर दो वेक्टर किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी निकालना है तो इस फार्मूले से हम परिणामी निकाल सकते हैं। ए क्या है पहला वेक्टर, बी क्या है दूसरा वेक्टर का परिमाण, और ए बी पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर का परिमाण। थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। थीटा क्या है, बहुत ध्यान समझ लीजिए, थीटा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। क्लियर, तो थीटा आप लोगों को याद रहना चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। आर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और तैयार कीजिए। हम लोग इसके बाद देखते हैं परिणामी की दिशा। यहाँ पर जो परिणामी बना हुआ है ये है परिणामी आर। इस परिणामी की दिशा क्या है, मान लीजिए कि इस परिणामी की दिशा यहाँ x अक्ष से या इससे वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, एग्रीकल्चर की बुक में ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने डिनोट किया है, यहाँ पर मैं वेक्टर लिखा हूँ, उस बुक में बल से डिनोट किया गया है कि यहाँ पर जो वेक्टर है वो वेक्टर ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, बल लिख रहे हैं। क्योंकि बल भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, इसलिए इसके स्थान पर बल भी कर सकते हैं। ए के स्थान जैसे वेक्टर ए हमने लिया है, इसके स्थान वेक्टर पी ले सकते हो, यहाँ पर वेक्टर क्यू ले सकते हो। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट ए के स्थान पर पी और बी के स्थान पर क्यू आ जाएगा। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा भी आ जाएगा हमारा फार्मूला। क्लियर, तो अगर यहाँ पर वेक्टर के स्थान पर बल लिया जाए तो हमारी डेफिनीशन क्या बन जाएगी। हमारी डेफिनीशन बहुत सिंपल, हमारी ऐसे डेफिनीशन क्या है कि यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। अगर यहाँ वेक्टर के स्थान पर बल का नाम यूज करेंगे तब क्या होगा, यदि दो बल किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो बल किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। ये डेफिनेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं अगर बल नाम दें तो। मतलब सिंपल सा है, वेक्टर के स्थान पर बल कर दो, वेक्टर के स्थान पर बल कर दो, बाकी सारी डेफिनेशन यही रहेगी, सारा कैलकुलेशन यही रहेगा। आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको थीटा से नहीं, सॉरी यहाँ थीटा तो हम यूज कर चुके हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो परिणामी की दिशा हम अल्फा निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए।
परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिणामी की दिशा के लिए हमें परिणामी की दिशा निकालना है, मतलब ये अल्फ़ा एंगल निकालना है। परिणामी की दिशा क्या होगी, अल्फ़ा एंगल। तो हम लोग इसी ट्रायंगल में लेते हैं, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, OQR, OQR में, इस त्रिभुज में tan अल्फ़ा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना होगा, QR, लंब होगा QR अपान आधार। आधार क्या है, OQ, आधार है OQ। यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर QR डिवाइडेड बाई OQ, O से Q तक जाना है। O से Q जाने के लिए दो स्टेप में जाइए, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, क्लियर, OP प्लस PQ। अब यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर QR, अभी अभी यहाँ पर मैंने निकाला था QR बराबर, आप लोग पीछे पलट करके देख लीजिए पेज, यहाँ पर QR हमने निकाला था और QR बराबर था B साइन थीटा अपान OP। O से P तक का डिस्टेंस कितना है, A, परिणामी को हम लेंगे तो A प्लस QR, यहाँ पर मैंने QR भी निकाला था, तो QR कितना था, PQ, यहाँ पर निकाला था PQ का मान था B cos थीटा। tan अल्फ़ा बराबर B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा परिणामी की दिशा। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा भी निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा, ये आ जाएगा हमारा परिणामी की दिशा। यहाँ से हम परिणामी की दिशा आसानी से निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर A से कितना एंगल बनाएगा। और यहाँ से अब इतना हम लोगों ने कर लिया है, तो 3 स्पेशल कंडीशन होती हैं, उन स्पेशल कंडीशंस को भी देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है कि यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हों, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हों, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हों, इफ बोथ द वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ बोथ द वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो परिणामी क्या आ जाएगा, तो परिणामी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या r बराबर हो जाएगा अंडर रूट, परिणामी r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, ये आ जाएगा। परिणामी r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से r बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो r बराबर आ जाएगा a प्लस b। क्लियर, ये r बराबर आ जाएगा a प्लस b, ये हमारा हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं तब उनका परिणामी, और यही मैक्सिमम होता है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर पहला भी वेक्टर a यही है, दूसरा भी वेक्टर यही है, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो r बराबर क्या होता है, a प्लस b होता है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्लियर, वही चीज़ यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया कि परिणामी r बराबर क्या होता है, a प्लस b के बराबर होता है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस ये है कि यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों, यदि, अच्छा नहीं, एक चीज़ हम और देख लेते हैं। इसी केस में हम देख लेते हैं परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा,
परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा मतलब tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा b साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, थीटा की वैल्यू 0 है, कब यहाँ पर दिया हुआ है थीटा की वैल्यू 0, b साइन 0 अपान a प्लस b cos 0। तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर साइन 0 की वैल्यू 0, जब ये ऊपर 0 हो जाएगा तो नीचे कुछ भी रहे 0 ही आएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब परिणामी की दिशा भी क्या होगा 0 डिग्री बनाएगा, मतलब वेक्टर ए जो जिस दिशा में होगा उसी दिशा में परिणामी भी होगा, अगर वेक्टर इस दिशा में है तो परिणामी भी इसी दिशा में होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम लोग ये देखेंगे कि यदि दोनों वेक्टर लंबवत हों, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों, if both the vector are perpendicular, if both the vector are perpendicular then परिणामी r, और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और परिणामी r बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा r बराबर वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा क्या परिणामी r। और tan अल्फ़ा परिणामी की दिशा निकाल लेते हैं, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा b साइन थीटा, मतलब b साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपान a प्लस b cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा b, cos 90 का मान 0 होगा, जितना 0 हो जाएगा नीचे आ जाएगा a, तो tan अल्फ़ा बराबर आ जाएगा b अपान a। यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b अपान a, ये हो जाएगा परिणामी की दिशा, tan इनवर्स b अपान ए, परिणामी की दिशा अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स b अपान ए आया, और परिणामी कितना आया r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सेकंड केस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस हमारी होगी जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, व्हेन बोथ द वेक्टर आर अपोजिट इन द डायरेक्शन। नोट कीजिए आप लोग, तब थर्ड केस देखें। थर्ड केस देखते हैं, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो, परस्पर विपरीत दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो, विपरीत हो, इफ बोथ द वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, मतलब एक इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, और इनके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। और जब ऐसी केस होगी तो परिणामी r कितना आएगा, परिणामी r बराबर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू -1 होगी तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2ab, r बराबर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और r बराबर हो जाएगा a माइनस बी, ये आ जाएगा। और हम लोग पहले भी देखे, अगर इस तरीके से अपोजिट वेक्टर है तो उनका परिणामी r निकालते हैं तो क्या आ जाता है a माइनस बी या p माइनस क्यू, इस तरीके से। परिणामी की दिशा देख लेते हैं, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है b साइन थीटा, b साइन 180 डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी कॉस 180। और हम लोग जानते हैं साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। और जब ये 0 हो जाएगी तो tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 मतलब अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री आ गया। क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा क्या, परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा या तो इसी दिशा में होगा या तो फिर इसके विपरीत दिशा में। मैंने बताया था जो बड़ा होता है उस बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, डायरेक्शन किधर होगी, जिधर बड़ा वाला फोर्स होगा वही हमारी परिणामी की दिशा हो जाएगी, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। क्लियर। तो ये आप लोग तैयार कीजिए, इसको नोट कीजिए पूरी तरीके से, इसको अच्छे तरीके से, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कीजिए, इसको तैयार कीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।